गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द फंडा बॉक्स लेके आ चुके हैं आपके लिए 14 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे आज का कोट। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी विद ईच अदर। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि गीता में लिखा है। गीता में क्या लिखा है? मनसा वाचा कर्मणा। तो मनसा वाचा कर्मणा का क्या मतलब होता है? कि जो आप सोचें, जो आप करें और जो आप बोलें, अगर ये तीनों एक साथ सामंजस्य में है तो यही खुशी है। इसी को गांधी जी ने एज हैप्पीनेस डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आज की पहली न्यूज है, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है हेरिटेज एंड प्रोग्रेस नाउ गो साइड बाय साइड इन इंडिया। फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही जरूरी चीज है कि किस तरह से अब हमारे देश में हेरिटेज और प्रोग्रेस दोनों साथ साथ चलती है। तो कुछ लाइंस देखिएगा। ये एक अपने आप में ऐसे की बहुत अच्छी लाइन हो सकती है। टुडेज इंडिया नॉट ओनली ब्यूटिफाइज सोमनाथ टेम्पल्स बट आल्सो लेज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन द सी। Today's India not only renovates Kedarnath but is preparing to send Indians to the space. And today's India is not only making temples but is also making medical colleges in every district. तो कहीं ना कहीं आप इन लाइंस को यूज कर सकते हैं कि किस तरह से आज का भारत एक अलग तरह का भारत है और वो भारत विकास के साथ विरासत को सामंजस्य में लेके चल रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलेंगे माइनर केसेस मेजर डिलेज। माइनर केसेस और मेजर डिलेज का ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे बेस्ड है। तो हम इससे पहले कि आगे बढ़े हम देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बेसिकली होता क्या है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं वो देखेंगे। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो आया उसके रिसेंट प्रोविजंस हैं कि एक कारा बना रहे हैं। कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। चाइल्ड चाइल्ड के अडॉप्शन के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी वो है कारा। डिस्टिंक्ट कर रहे हैं चाइल्ड को और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को। इसके ऊपर काफी बहस भी हुई थी कि चाइल्ड तो चाइल्ड ही है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ चाइल्ड दोनों एक है, दोनों को सुधारने की जरूरत है, दोनों को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। डेफिनेशन दी थी ऑर्फन्स की, अबेंडेंड चिल्ड्रंस की और सरेंडर्ड चिल्ड्रंस की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और आपका सीडब्ल्यूसी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी थी। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए थे और चाइल्ड अब्यूज के लिए नए प्रोविजंस दिए थे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है, मेंबर्स उसके आप देख लीजिएगा, हमारी साइड हम आपको देंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताए गए। नेगेटिव्स में क्या आया कि भाई रिहैबिलिटेशन का तो है ही नहीं, रिहैबिलिटेशन है ही नहीं। नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है माइनर पे, इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर हो रहा है और वो कहीं ना कहीं समाज से कट जा रहा है। सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स आफ्टर जेलिंग। अगर आपको जेल के बाद बाहर आते हैं तो और निर्दोष भी साबित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दाग रह जाता है और आपका फ्यूचर उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंसर्न्स क्या है कि भाई एनसीआरबी के डेटा फ्लॉड होते हैं कई बार। आप 14, 21 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट को एब्रोगेट, आप उसका कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप उसको वायलेट कर रहे हैं। और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इनको सुधारने के लिए प्रोफेशनल पीपल नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इनके लिए गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स बनाइए, ऑर्फनेजेस बनाइए, कांस्टेंट मॉनिटरिंग कीजिए और जो आपके जुवेनाइल्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कीजिए और कन्विक्टेड बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। उनको उनके केसेस को लंबा मत खींचिए। जैसा कि अभी आर्टिकल कहता है, यहाँ पे जो सबसे मेजर इश्यूज दिखाए गए कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ती जा रही है? 44% केसेस पेंडेंसी है। क्या इश्यूज आ रहे हैं? स्टिग्मेटिक होता जा रहा है, डिग्निटी ऑफ चाइल्ड को हर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इट सेज कि जनरली अगर ये एक फीचर है जुवेनाइल जस्टिस लॉ का कि अगर 6 महीने तक केस इंक्लूसिव रहता है तो इस चीज को टर्मिनेट कर दिया जाए, केस को टर्मिनेट कर दिया जाए, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है। बहुत सारी टेक्निकल अनसर्टेनिटीज आती हैं, चाहे वो एज की अनसर्टेनिटी हो, चाहे वो कोई और बार की अनसर्टेनिटी हो, जिसकी वजह से ये केस खिंचते चले जाते हैं। पुलिस लैक्स है, पुलिस हमारी सेंसिटाइज्ड नहीं है। सेंसिटाइज पुलिस नहीं होने की वजह से वो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करके अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं। और भले ही प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाता है बच्चे की पहली सुनवाई पे,
बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को अलग थलग कर देती है। तो ये आप कुछ इश्यूज ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू हुआ है, दिल्ली की योगशाला। क्या किया है, घर से घर तक सर्विसेज लाई जाएंगी आपकी, दिल्ली होम टू होम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है दिल्ली की योगशाला में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, क्या है वो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फैथमिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 1990s के टाइम पे और अर्ली 2000 में यूपीएससी ने कई बार इस पे ऐसे पूछा है, क्योंकि यूएस ने अब अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। ये बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की एशिया में। अब दो नैरेटिव चल रहे हैं, यूएस ने अफगानिस्तान से इसलिए विड्रॉ किया कि वो विन तो कर, वियतनाम की तरह नहीं, वो वॉर तो जीत गए थे, लेकिन ठीक है, अब वो अपना एक नया शासन देना चाहते थे तालिबान को या अफगानिस्तान को। एक दूसरा नैरेटिव जो कि असली नैरेटिव भी हो सकता है, वो ये है कि लाइक इन वियतनाम इनको फोर्स किया गया, चाइना को देखते हुए इनको विड्रॉ करना पड़ा, वॉर फटीग आ गया था, उसकी वजह से यूएस को विड्रॉ करना पड़ा। जब हम इस व्यू पे जाते हैं और जब हम इस व्यू के साथ सहमत हो जाते हैं, तो हम देखेंगे पोस्ट वॉर वर्ल्ड में, अब आप पुराने एग्जांपल्स देखेंगे किस तरह से ब्रिटेन ने जब वॉर फटीग आए थे तो वो सुपर पावर से हटने लगे थे। फ्रांस में जब स्विस क्राइसिस हुई थी, स्विस क्राइसिस के अंदर जब इजिप्ट ने अपना स्टैंस नहीं हटाया था, तो कहीं ना कहीं फ्रांस और एंग्लो पावर्स को विड्रॉ करना पड़ा था, और 1970s में यूएस को वियतनाम से विड्रॉ करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे उनकी वीकनेस शो हुई थी। पर अब तीन चैलेंजर्स कौन कौन से हैं, ये आर्टिकल कहता है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मेजरली तीन चैलेंजर्स हैं। कौन कौन से तीन चैलेंजर्स हैं? पहला है रशिया। रशिया फ्रेंड्स बोल रहा है कि मेरा अब अपना अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज अ वेरी की टर्म, ये एक की टर्म है जिसको आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना है। एक हार्टलैंड थ्योरी आई थी फ्रेंड्स, मैकाइंडर की, द फिलोसोफर वाज मैकाइंडर, और मैकाइंडर ने हार्टलैंड थ्योरी में क्या बोला कि फ्रेंड्स हर कंट्री अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा रहा है और लैंड पावर्स सी पावर्स को डोमिनेट कर रही है। तो उन्होंने दिया टर्म पाइवट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उन्होंने बोला कि रशिया पाइवट ऑफ द वर्ल्ड है और उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ईस्टर्न, यहां से लेके यहां तक, ईस्टर्न यूरोप से लेके आपके ऑन द अदर साइड ऑफ पैसिफिक तक। तो उसी चीज के लिए रशिया अब वापस आ रहा है। अब आप देखिए यूक्रेन की तरफ उसने 1,75,000 की फोर्स इकट्ठी कर दी है। दूसरी तरफ हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि नाटो में कहीं ना कहीं नाटो को रशिया क्लियर कर चुका है कि बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और नाटो वहां से विड्रॉ कर ले कंप्लीटली। ईरान जो कि न्यूक्लियर डील के साथ बाहर हो चुका था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बाहर कर दिया था, वो वापस जुड़ने को तैयार नहीं है, उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टेप अप कर दिया है, बोले पहले आप सैंक्शन हटाओ उसके बाद मैं सोचूंगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक किरकिरी हो रही है यूएस की। और तीसरी साइड जो चल रहा है साउथ चाइना सी में, सबको पता है कि चाइना ताइवान के ऊपर खूब सारा एयर डिफेंस को बार बार वायलेट कर रहा है, जापान के एयर डिफेंस को बार बार वायलेट कर रहा है, और रशिया कुछ भी नहीं कर पा रहा। सो बेसिकली ये आर्टिकल कहता है कि कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें शो करती हैं कि वर्ल्ड ने यूएस की वीकनेस के साइन को पढ़ लिया है। तो अब क्या हो सकता है? नाउ देयर इज अ स्ट्रेटेजी। अच्छा ये देखिए, ये एक टर्म आई ही गया कि फाइनली द पाइवट टू एशिया, द पाइवट टू एशिया। ये जो टर्म था पाइवट, पाइवट का मतलब होता है की हिंज, ये पूरा मेरा हिस्सा हो गया। तो ये पाइवट टू एशिया टर्म दिया था मैकाइंडर ने, पाइवट टू वर्ल्ड टर्म दिया था। तो पाइवट टू एशिया टर्म यूज हो रहा है, और काफी डिफिकल्ट हो चुका है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अब वो फोकस करे चाइना पे या वर्ल्ड का पुलिसमैन बन के घूमता रहे। नेक्स्ट, यहाँ पे इस आर्टिकल में यूरोपियन यूनियन ने या यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है दुनिया में। अच्छा ये कुछ खास काम का आर्टिकल नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स स्टिल हम ये देखेंगे कि हमारे देश में इन्होंने 4.31 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट किया है इन द लास्ट सेंचुरी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट करवाने में मदद करी है। और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक तीन डायरेक्शंस में मूव कर रखा है। दो डायरेक्शंस तो हैं आपकी ग्रीन और डिजिटल बनाने की, और तीसरी डायरेक्शन है कि हम डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसाएंगे लोगों को। डेब्ट ट्रैप की बात कब आती है? जब चाइना की बात आती है, जब चाइनीज बैंक्स की बात आती है, तो बात आती है डेब्ट ट्रैप की, जहां पे जैसे कि
आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, हम्बन टोटा है, तो हम्बन टोटा में चाइनीज ने क्या किया, उन्होंने हम्बन टोटा को डेवलप किया, और हम्बन टोटा जब इकोनॉमिकली वायबल नहीं बैठा श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए, तो इसके 3 से 4 डॉक्स अपने पास ही रख लिए। तो दिस इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, ठीक है, कि वो किस तरह से डेब्ट ट्रैप में ले जाके लोगों को कंट्रीज के साथ डील्स करता है। नेक्स्ट, होम ट्रुथ्स ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी कॉप 26 हुआ है फ्रेंड्स। पहली चीज, कॉप 26 कहाँ हुआ है? कॉप 26 हुआ है आपका ग्लासगोव में। याद रखिएगा कहाँ हुआ कॉप 26? ग्लासगोव में। कॉप 26 में वापस डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का एंगेजमेंट चला। क्या रहा? यूएस एंड लेड कंट्रीज, उन्होंने क्या बोला कि भाई हम तो वी हैव ऑलरेडी कट आवर एमिशंस, हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को इस पर फोकस करना चाहिए। पर अगर आप पॉपुलेशन वाइज जाए तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि किस तरह से यूएस और उसके अलाइज 10% पॉपुलेशन है उनकी, 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट 39% ऑफ क्यूमुलेटिव एमिशंस कॉज करते हैं वो। जबकि चाइना, इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया 42% पॉपुलेशन है, पर 23% ऑफ टोटल एमिशंस है। तो आपको पॉपुलेशन के हिसाब से मेजर करना पड़ेगा। एक स्टडी कहती है कि इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस यूएस से 10 टाइम्स कम है, 10 टाइम्स लेस। अगर हम इनवर्स भी देखें तो हम देखेंगे, ऑल्दो हमने काफी अच्छी पॉलिसीज बनाई है, हम बोल रहे हैं कि हम लेखक कहना चाहता है कि हमने कोल प्लांट्स वगैरह को कम किया है, बट ये चीज सच नहीं है, क्योंकि हम कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ कोल कर रहे हैं, ओपन कास्ट माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से हमने फॉरेस्ट को मोनेटाइज, प्राइवेटाइज, कमर्शलाइज और इवन मिलिटराइज करने की कोशिश करी है। कोशिश इनडायरेक्टली गलती से हो गई है। एग्जाम्पल्स दिए हैं जो चेंजेस आए हैं रिसेंट, चाहे वो फॉरेस्ट पॉलिसी हो 2018 की, फॉरेस्ट राइट एक्ट देखिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस के राइट देना हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बॉर्डर क्लियरेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंसेस, या सारे क्लियरेंसेस के रोल में ग्राम सभा को हटाना हो। तो इन सब की वजह से फॉरेस्ट डिट्यूरेट हो रहे हैं, और इंडिया का जो टारगेट है 3 बिलियन टन ऑफ CO2, तो ये हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, सेंट्रल एशियन लीडर्स इनवाइटेड फॉर रिपब्लिक डे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि हम सेंट्रल एशिया पे कॉन्टिन्यूस फोकस कर रहे हैं। हमने परसों बात करी थी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अशगाबाद, अशगाबाद एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अशगाबाद एग्रीमेंट का अगला हिस्सा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जहां से इंडिया को लैंडलॉक नहीं, मैरीटाइम एक्सेस मिल सकेगा सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्ट है। किस किस को बुलाया है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को। तो हम देखेंगे कि आखिर ये कंट्रीज है कहाँ पे हमारे वर्ल्ड मैप। देखिए, नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को एक बार देख लेते हैं हम कि वो कैसे वर्क कर रहा है। बेसिकली यहाँ के इंडिया के किसी भी पोर्ट से पाकिस्तान को ओवरकम करता हुआ हम जा रहे हैं। ईरान में यहाँ पे छाबर पोर्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। यहाँ से हम चलेंगे, या अफगानिस्तान में जारस दिलाराम रोड है, जारस दिलाराम रोड जा रहा है तुर्कमेनिस्तान तक। तो तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से काजाकिस्तान और काजाकिस्तान से रशिया। तो हमने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कवर कर लिया, और हमारा जो लैंड लॉक रूट था उससे हम बच गए। तो यही है फ्रेंड्स नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यही है अशगाबाद एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो इसमें हम देखेंगे इंडिया के सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट्स और कहाँ कहाँ है। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया की अलग से मीटिंग हुई, इंडिया ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। मोदी जी ने और SCO के को साइन किया इंडिया ने। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फोकस्ड ही कंप्लीटली सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी पे है, तो इंडिया ने वहां पे फोकस किया। नेक्स्ट, अब देखेंगे इंडिया किस तरह से मल्टीलेटरल एंगेजमेंट की तरफ जा रहा है। अब इनको कलेक्टिवली हम बुला रहे हैं। पिछली बार मोदी जी ने स्वेरिंग इन में 10 आसियान के, सॉरी, बिम्स्टेक और सार्क के लीडर, बिम्स्टेक के लीडर्स को बुलाया था सार्क के लीडर्स की जगह। पिछले रिपब्लिक डे में आसियान के लीडर्स को बुलाया था। तो इस तरह से ये इंडिया का एंगेजमेंट मैकेनिज्म चल रहा है मल्टीलेटरल ग्रुप्स के साथ ना।
इंडिया लेज एम्फेसिस ऑन यूएन क्लॉज। क्या है अनक्लॉज? अनक्लॉज एक 1982 का एक सी एग्रीमेंट है कि किस तरह से सी में आप शेयरिंग करोगे। तो भैया किस तरह से होती है आपकी सी में शेयरिंग, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। ये पहला रोल होता है, सी तो इसी तरह से डिक्लाइन होता है ना, देखिए सी का डिक्लाइनिंग मैकेनिज्म बेसिकली इस तरह से होता है। शुरुआत में हल्का 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 गिरता है, फिर ये कॉन्टिनेंटल ड्रीफ आती है, फिर ये, और ये इस तरह से हाई सी की तरफ मूव कर जाता है। तो बेसिकली पहले 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द लैंड, ये क्या होते हैं दोस्तों? टेरिटोरियल सी। यहाँ पे आपकी जो मर्जी वो करो, टेरिटोरियल सी। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले 12 नॉटिकल, क्योंकि अनक्लॉज की हम बार बार बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। पहले 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, फिर 12 + 12 दैट इज 24 नॉटिकल माइल कॉन्टिगुअस जोन। तो कॉन्टिगुअस जोन भी आप मैक्सिमम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या आएगा आपका? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जनरली 200 नॉटिकल माइल्स तक चलता है, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी है, मतलब आपका इकोनॉमिक एरिया बड़ा है, तो आपके लिए 200 से बढ़ा के 350 भी किया जा सकता है। किसी को मिला हुआ है ये? हाँ भाई मिला हुआ है, ब्राजील को मिला है, और रिसेंटली पाकिस्तान को भी थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है, पाकिस्तान को भी बढ़ा के दिया है। तो हमें ये सारे फैक्ट्स याद करने हैं अनक्लॉज के लिए। और सागर डॉक्ट्रिन का भी बार बार जिक्र होता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो ये अनक्लॉज से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड है, और हम यहीं पे सागर का सबके साथ एसोसिएशन बना रहे हैं, इसको भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। सो कॉल फ्रॉम विद इन जुडिशरी टू चेंज द कॉलेजियम सिस्टम, वहीं से आना चाहिए, क्योंकि भाई आपने एनजेसी को तो स्क्रैप कर दिया, तो और तो कौन देगा ये वाला कॉल? आपको ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले आइटम की तरफ। हमारा न्यूज एनालिसिस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट असांज का काफी टाइम से चल रहा है, इनको हम डिटेल में अलग से देखेंगे। तो जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम ये देखेंगे फ्री स्पीच वर्सेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जैसा कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने दिया है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, कि आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कहां तक फ्री स्पीच को कैटर कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे मेजर फिलोसोफर्स कौन कौन से हैं, राइट फ्रॉम जे रोसियू टू गांधी जी टू वोल्टेयर, और देखेंगे मेजर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या क्या रहे हैं, और मेजर कमिटीज के डिसीजंस क्या क्या रहे हैं। और हम देखेंगे फ्री स्पीच के लिए मेजर 8 हिंड्रेंसेस कौन कौन से हैं हमारे देश में और दुनिया में। तो इस सीरीज के लिए रहिएगा तैयार। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलते हैं सीइंग डायस्टोपिया इन इंडियाज डेमोक्रेसी। ऑथर कहता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी अभी भी कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं हुई है। इंडिया की डेमोक्रेसी में अभी भी रेडिकल अप्रोचेस टू एम्पावरमेंट राइटली एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प की बेसिकली बात चल रही है, और कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी लैक कर रही है। इतने सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो डेमोक्रेसी बन ही नहीं पा रही। इसके लिए ये साइड करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखिएगा, इंडिया 144th रैंक हुआ है 153 कंट्रीज में से। ज्यादातर डेमोक्रेसीज वेस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेसी है। हैप्पीनेस रिपोर्ट बेसिकली ये शो करती है कहीं ना कहीं कि आपको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ चॉइसेस मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, आपकी बेसिक फंडामेंटल चीजें पूरी हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखें तो इंडिया रैंक करता है 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो वापस से जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो शो कर रहा है कि आप मैक्सिमम फीचर्स पे लो रैंक कर रहे हैं, और आपकी डेमोक्रेसी या तो स्ट्रगलिंग है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। नेग्लेक्ट और रिप्रेशन का ये कहीं ना कहीं एक एग्जांपल देते हैं कि 1950 में तो हमने दिया था सारी की सारी राइट, और 1950 में पहले ही अमेंडमेंट से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीन लिया। So friends, that's it for today's newspaper. Thank you. Keep writing, keep posting, और stay with us. कल मिलेंगे 15 दिसंबर का नया न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके। बाय द टाइम ज्वाइन करिएगा हमारा टारगेट RAS मींस 2021 प्रोग्राम,
जिसमें हम देते हैं डेली के 10 क्वेश्चंस और आपको असाइन करते हैं हमारे डेली के टॉपर्स जो कि बनते हैं आपके मेंटर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।